चलिए, जीएस मस्ती बाई प्रोफेसर सतीश तिवारी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आइए हम आज चलते हैं अगले वीडियो में शिक्षक पात्रता परीक्षा एग्ज़ाम। आइए हम चलते हैं सर्वप्रथम अपने विचारों को किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए दोस्तों, विद्यार्थियों, आपको जो है आशावादी होना चाहिए, आशावादी विचार का होना चाहिए। आपको आशा रखना चाहिए, क्योंकि आशा से आकाश थमा है। देखिए, दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक आशावादी और एक निराशावादी। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए एक बाल्टी में आधा बाल्टी पानी भरा हुआ है, तो देखिए आशावादी जो रहेंगे वो कहेंगे कि आधा बाल्टी पानी भरा हुआ है, अब भरने में देर नहीं है, भर ही चुका है, लगभग भर ही जाएगा। लेकिन वही जो निराशावादी व्यक्ति होंगे वो बोलेंगे जो अभी तो बहुत है, अभी तो आधे बाल्टी पानी है, इसको भरने में बहुत देर है, नहीं भर पाएगा। तो ये आशावादी और निराशावादी होते हैं। ठीक है, तो चलिए जीएस मस्ती में हम दुनिया बनाने वाले कातिर मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले कातिर मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तो चलिए हम आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है। अर्थात आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे कि शिक्षक बनने के लिए जो है अब शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होता है, जो केंद्रीय स्तर पर सी-टेट जिसको कहते हैं, ठीक है, सेंट्रल टेट, ठीक है, और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और राज्यों स्तर पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। प्रत्येक राज्यों में टेट परीक्षा आयोजित की जाती है, और इसमें जो है अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स है, 52 है, 60% है। तो इसके बाद आपको पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही आप जब शिक्षक पद के लिए विज्ञापन जारी होगा तो आप इसमें अपना अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, इन परीक्षाओं में बैठने के लिए तो आप इससे भली भांति परिचित होंगे। और जैसा पहले से सिलेबस आप जानते हैं सी-टेट में, ठीक है, 30 नंबर का पूछा जाता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, और झारखंड टेट में भी, अदर टेट में भी, लेकिन अभी कुछ झारखंड टेट के अंतर्गत बदलाव हुआ है जिसमें 20 नंबर का पूछा जाएगा 1 to 5 में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न, और जो है 6 to 8 में 30 अंक का जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, जैसा बहुत विद्यार्थियों का कहना है या बहुत विद्यार्थी ऐसा प्रश्न करते हैं कि सर टेट का जो स्तर है इंटर स्तरीय हो गया है 1 to 5 का, और 6 to 8 का जो है स्नातक स्तरीय। तो देखिए ऐसा नहीं है, 1 to 5 में इंटर स्तरीय लेवल हो गया है, तो ऐसा नहीं कि 1 to 5 में जब मैथ आएगा तो आपको इंटर स्तरीय आएगा तो इंटर का मैथ नहीं आएगा। नहीं, अब ऐसा नहीं है कि आपका कैलकुलस, डिटर्मिनार्स, ऐसा सिलेबस आपको आईएससी से दे दिया जाएगा 1 to 5 के टेट परीक्षाओं में। इंटर स्तर का अर्थ हुआ कि वहाँ तक का जो है लेवल का कुछ जो है रहेगा आपका लेवल 8 तक, 10th तक, लेकिन वहाँ तक जो लेवल थोड़ा सा
टच कर सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इंटर स्तर का आपको मैथ पूछा जाएगा, और स्नातक स्तर का जो है ऐसा नहीं कि बीएससी का जो मैथ होगा, स्नातक स्तरीय आपके 6 to 8 में गणित नहीं पूछे जाएंगे। इसका अर्थ ही नहीं है, बहुत विद्यार्थी इसमें कन्फ्यूज हैं जे सर इंटर स्तरीय हो गया अब आईएससी से मैथ आएगा 1 to 5 में। ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छी तरह से क्लास 8 तक का मैथ को सोल्व कर रहे हैं 1 to 5 के लिए, ठीक है। और ऐसे 10वीं तक देख लें, बहुत है। और स्नातक स्तर के लिए 10th तक का मैथ, थोड़ा आईएससी का मैथ तो है, इंटर का देख लें, आपका जो है कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और जहाँ तक बहुत लोग इससे कंफ्यूज होते हैं कि बहुत भीड़ हो गया, अब की बहुत भीड़ हो गया, ठीक है, अभी जो टेट होगा उसमें बहुत लोग, तो उससे मतलब नहीं है, आपको एक सीट से मतलब है। आपको भीड़ से क्या मतलब है, 10 लाख अप्लाई करें, 7 लाख करें, 8 लाख, उससे कुछ आपको एक सीट की ज़रूरत है, तो आप इसको ध्यान में रखें। आप भीड़ से नहीं डरें, क्योंकि ऐसे भी जो है पूरे भीड़ का 20% ही जो है कॉन्शियस होते हैं, सीरियसली तैयारी करने वाले जो है परीक्षार्थी होते हैं। तो उससे भीड़ से हमें नहीं करना है, अपने सिलेबस को पढ़ते जाना है और अनवरत क्रम जारी रखना है, बस इन बातों को ध्यान में रखना है। ये चलिए हम इन कन्फ्यूजन को दूर करते हुए आते हैं। हम जो है, जो आप सिलेबस जानते हैं, जो टेट में क्या पूछा जाता है, बाल विकास, ठीक है, 1 to 5 का अलग सिलेबस है, 6 to अलग का अलग है, हिंदी है, इंग्लिश है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, मैथ है और पर्यावरण शिक्षा है 1 to 5 में। 6 to 8 में बाल विकास रहेगा, हिंदी इंग्लिश रहेगा, और जो सोशल साइंस वाले रहेंगे, भाषा वाले रहेंगे, साइंस वाले, उनका अलग अलग पेपर होगा। और दोनों पार्ट में उर्दू जो रखना चाहते हैं, उर्दू से भी पूछा जाएगा, और 6 to 8 में संस्कृत भी जो है शामिल है। तो ये आपके सिलेबस है, इसको आप जानते हैं। इससे हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम टेट परीक्षा में जो पूछे जाते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एवं पेडागोगी के अंतर्गत हम आएंगे। इससे संबंधित हम, क्योंकि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आप जब प्रशिक्षण लेते हैं तो वहाँ से आपका विषय शुरू होता है, और जो आपके विषय हैं वो आप पहले के वर्गों में पढ़ लिए होते हैं। लेकिन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है, आप जब प्रशिक्षण लेते हैं तो आपका नया विषय होता है, तो इसमें आप बहुत कंफ्यूज पड़ते हैं। तो सबसे पहले आप बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको जो है विस्तृत रूप से पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। आप बहुत नोट्स पर नहीं जाएं, नोट्स भी पर जाएं तो अपना नोट्स बनाएं किताब को पढ़ के, तो और सिलसिलेवार पढ़ें। जैसे एक हिस्से से अगर आप सिलसिलेवार क्रम वाइज बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को करेंगे, जहाँ तहाँ से अगर आप टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा, तो क्रमवार पढ़ें। तो हम इस टॉपिक पर आ जाते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो सीटेट और टेट और अर्थात हर राज्य का टेट है, बी टेट, ठीक है, उत्तर प्रदेश टेट, छत्तीसगढ़ टेट, ये सभी राज्यों का टेट। और बीएड में भी सिलेबस है और डीएलएड में भी ये सिलेबस है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। वहाँ जो है अलग टॉपिक लिखा होता है, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना है तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ये सारी बातें ही हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ये सारी बातें ही हैं। तो ये आपको बीएड और डीएलएड में भी ये सिलेबस है। तो सबसे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को, जो आपका सिलेबस है, उसको समझने का प्रयास करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो सबसे पहले आते हैं बाल विकास का अर्थ जानते हैं। बाल विकास का अर्थ, बाल विकास अर्थात बालकों का विकास। कैसा विकास? शारीरिक, मानसिक, ठीक है, संवेगात्मक, ये सारे जो विकास हैं बालकों का, ये बाल विकास के अंतर्गत आता है। अब आते हैं हम, आप कभी कभी देखते होंगे पुस्तकों में या कहीं बाल मनोविज्ञान, कहीं बाल विकास लिखा हुआ मिलता है। तो दोनों में हालांकि बहुत अंतर नहीं है, लेकिन बाल मनोविज्ञान के स्थान पर जब बालकों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाने लगा, परिपक्वता और युवा अवस्था तक,
तब उसको बाल विकास कहा जाने लगा। तब इन्होंने, मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास इसका नाम दिया। अर्थात मनोवैज्ञानिकों ने बालकों की आयु में वृद्धि के साथ व्यवहार एवं विशेषता में, अर्थात मनोवैज्ञानिक जो हैं ये अनुभव किए कि बालकों की आयु और में वृद्धि, अर्थात जैसे जैसे आयु बढ़ते जाता है उनके व्यवहार जो होते हैं, बिहेवियर एवं विशेषता, व्यवहार एवं विशेषता में परिवर्तन होते जाते हैं। अर्थात बालकों की आयु जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उनके व्यवहारों और उनके कार्यों में, उनके विशेषताओं में परिवर्तन होके जाता है। अतः इसमें समकालीन एवं दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली का प्रचलन किया गया। इसमें समकालीन अर्थात उस समय और दीर्घकालीन माने लंबे, ये सारी बातों का अध्ययन किया जाने लगा इस बाल विकास के अंतर्गत। तो बाल मनोविज्ञान का स्थान पर बाल विकास शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास एक ही है, बस अंतर यही है, बहुत मामूली अंतर है। इसको बाल विकास कहा जाने लगा, अर्थात ये जो कारण है इसलिए बाल मनोविज्ञान का स्थान पर बाल विकास कहा जाता है। अर्थात बाल विकास के अंतर्गत बालकों की गर्भावस्था से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है इन बाल विकास के अंतर्गत। अर्थात जन्म से पूर्व अवस्था से लेकर किशोरावस्था, परिपक्वता अवस्था तक का बालकों का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण पक्षों का बाल विकास में। अब हम आते हैं शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी जिसको कहते हैं। शिक्षा शास्त्र का इसमें बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, तो इसको कहते हैं अध्यापन विज्ञान। शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या? अध्यापन विज्ञान भी कहते हैं। अर्थात अब शिक्षक बनने के लिए जब आप क्लास में जाते हैं, वर्गों में, कक्षा में जाते हैं टीचिंग करने, तो आपको इस दरमियान, अध्यापन के दरमियान कुछ हाव भाव होते हैं, कुछ आपके तरीके होते हैं, अध्ययन के तरीके होते हैं, इसी को शिक्षा शास्त्र कहा जाता है। अर्थात शिक्षा, टीचिंग करना भी एक विज्ञान है। अर्थात किस तरह से आपको वर्गों में बालकों को शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है, कैसे उनको समझाना है, तो ये हम शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत ये शिक्षे हैं। जैसे शिक्षा शास्त्र में क्या होता है, जैसे शिक्षण विधि होता है, शिक्षण विधि होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है, शिक्षण विधि के अंतर्गत हम जैसे किन विधियों का प्रयोग करेंगे किन कक्षाओं में, या जैसे शिक्षण विधि के अंतर्गत हुआ आपको पाठ्य पुस्तक विधि, व्याख्यान विधि, कहानी विधि, स्रोत विधि, योजना विधि, प्रयोगात्मक विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, इन सारे विधियों से आप कैसे अध्यापन कार्य करेंगे, इस शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आपको जानना है। अर्थात हम अध्यापन के दौरान हम किस तरह से अपने तर्क से, अपने तरीकों से, अपने चेहरों के हाव भाव से कैसे शिक्षा प्रदान करते हैं, तो सभी शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। जैसे आप देखते हैं शिक्षा शास्त्र में पेडागोगी, हर एक विषय जो भी विषय होते हैं, चाहे वो आर्ट्स विषय हो, साइंस विषय हो, जैसे भूगोल हो, इतिहास हो, भौतिकी विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, सभी विषय को पढ़ाने का जो है अपना शिक्षा शास्त्र है। अर्थात उस विषय को हम कैसे तरीकों से बच्चों तक पहुंचाएंगे, उन सूचनाओं को कैसे उनका टीचिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए हम भूगोल का अध्ययन कराते हैं, तो हम कैसे बिना मानचित्र बनाए, बिना ग्लोब को दिखाए अध्ययन जो है, भूगोल का संपूर्ण अध्ययन नहीं हो पाएगा, अधूरा रह जाएगा। अब जैसे हम विज्ञान में आते हैं, जैसे रसायन विज्ञान को हम पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स से भौतिक विज्ञान का अध्ययन करा रहे हैं, तो उसमें बिना फिगर बनाए, ठीक है,
बिन चित्रों और बिन प्रयोग, इन विज्ञानों में बिन प्रयोग से विद्यार्थी को हम भली भांति नहीं समझा सकते हैं। तो यह पेडागोगी हुआ। तो हर एक विषय का पेडागोगी है, अर्थात उस विषय को अध्ययन कराने के लिए कौन से चीज़ें जरूरी है, ये शिक्षा शास्त्र में हमें पढ़ना होता है। तो शिक्षा शास्त्र अध्यापन विज्ञान है कैसे, और इसके इस शिक्षण में हम शिक्षण को कैसे बेहतर तरीके से करेंगे अपने वर्गों में। तो ये शिक्षण के दो पक्ष होते हैं। पहला हुआ कलात्मक पक्ष। कलात्मक पक्ष में हुआ शिक्षण कौशल, विधियां, विश्लेषण, आकलन। कलात्मक पक्ष अर्थात हम कैसे बच्चों को अट्रैक्ट करेंगे, कैसे अपने बातों को समझा पाएंगे, शिक्षण कौशल और विधियां, विश्लेषण, आकलन। वही कौशल, विधियां वही जो हमने बताया, जितने विधि हैं अभी जो पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान, योजना, प्रयोगात्मक, ये शिक्षण विधियों का हम अपने अध्ययन के दरमियान जो है प्रयोग करेंगे। फिर इसका विश्लेषण करेंगे और आकलन करेंगे। अर्थात हमने टीचिंग कर लिया, शिक्षण को पूरा कर लिया, और बच्चे इसको कितने हद तक समझ पाए हैं, इनका हम आकलन करेंगे। तो ये शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हम जानते हैं। और दूसरा जो है वैज्ञानिक पक्ष होता है। शिक्षण का पहला पक्ष कलात्मक और दूसरा वैज्ञानिक पक्ष। वैज्ञानिक पक्ष में हम निरीक्षण करते हैं, मापन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। निरीक्षण करेंगे, मापन करेंगे, अर्थात विद्यार्थियों ने उस शिक्षण को कितना हद तक आत्मसात किया, ऑब्जर्व किया, इसका निरीक्षण, मापन, हम इसका अनुभव करेंगे। तो ये वैज्ञानिक पक्ष होता है। तो चलिए, ये हुआ हमारा जो सब्जेक्ट है शिक्षक पात्रता परीक्षा में, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आप भली भांति समझ गए होंगे बाल विकास के बारे में और शिक्षा शास्त्र के बारे में। तो हम अब आगे चलते हैं, हम किन किन टॉपिक को अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत। तो हम सबसे पहले बाल विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद अधिगम, सीखना। इसके बाद जो है बुद्धि, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत भिन्नता, वंशानुक्रम एवं वातावरण, समायोजन, सृजनात्मकता, मूल्यांकन, संवेग, अस्थायी भाव, रुचि, अभिरुचि, स्मृति, विस्मृति, ध्यान, अवधान, अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र जो है प्रत्येक विषय का जो है पेडागोगी, इसको हमको ध्यान से देखना है। क्योंकि सी-टेट और टेट की परीक्षाओं में ये इससे भी संबंधित अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक विषय का शिक्षा शास्त्र और शिक्षा शास्त्र अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में प्रश्न पूछते हैं। तो इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा ज़्यादा प्रश्न विद्यार्थियों का इससे छूटता है, जैसा कि हम देखते हैं। तो इसको विशेष रूप से हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, पहला टॉपिक बाल विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बाल विकास का हम सबसे पहले जो है परिचय, बाल विकास का परिचय जानेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बाल विकास का इतिहास को जानेंगे। बहुत शॉर्ट में हम इसको जानेंगे, बाल विकास का परिचय। तो सबसे पहले 17वीं शताब्दी में कॉमेनियस नामक मनोवैज्ञानिक ने 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किया। 17वीं शताब्दी में कॉमेनियस नामक मनोवैज्ञानिक ने 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किया। फिर 1657 में इन्होंने बालकों की प्राथमिक शिक्षा पर 2 पुस्तकें लिखी। 1657 में बालकों की प्राथमिक शिक्षा के बारे में इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी। इसके बाद हम आते हैं 18वीं शताब्दी में। तो 18वीं शताब्दी में हॉब्स, लॉक और रूसो ने बालक के अध्ययन पर विशेष बल दिया। 18वीं शताब्दी में हॉब्स, लॉक, रूसो ने बालक के अध्ययन पर विशेष बल दिया। और 1774 में बाल विकास का, अब आते हैं हम 1774 में बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण पेस्टालॉजी ने किया।
बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? ये आपके परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। तो 1774 में बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण पेस्टोलॉजी ने किया। ये बेबी बायोग्राफी पर अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर इन्होंने अध्ययन किया। बेबी बायोग्राफी पुस्तक पर इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर इन्होंने अध्ययन किया। और आगे हम आते हैं 19वीं सदी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला। 19वीं सदी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला। इसके जन्मदाता कौन थे? ये भी प्रश्न पूछा जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो ये हॉल थे। बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता हॉल थे। इन्होंने प्रश्नावली विधि का भी जन्म दिया। प्रश्नावली विधि को जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नोत्तर विधि जो होता है, प्रश्न होता है, इस विधि का जन्म हॉल ने दिया। फिर 20वीं शताब्दी में क्रो एंड क्रो ने 20वीं सदी को क्रो एंड क्रो ने बच्चों की शताब्दी वर्ष कहा। क्रो एंड क्रो 2 व्यक्ति हैं, इसको आपको जान लेना होगा। क्रो एंड क्रो 2 व्यक्ति हैं, ठीक है ना। तो 20वीं सदी में क्रो एंड क्रो बच्चों की शताब्दी वर्ष कहा। और बाल विकास के बारे में अध्ययन, भारत में बाल विकास के बारे में अध्ययन 1930 ईस्वी से शुरू हुआ, जिसमें विशेष रूप से व्यक्तित्व और मूल्यांकन पर खोज किया गया। विशेष रूप से व्यक्तित्व के बारे में हमारे मनोवैज्ञानिकों ने और मूल्यांकन पर खोज किया। तो और 10 वर्ष तक के बच्चों के बारे में विशेष रूप से हमारे इस भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया। तो ये आपका बाल विकास का आपका इतिहास हुआ। और हम इसके बाद बाल विकास के अंतर्गत हम आगे आएंगे अभिवृद्धि एवं विकास पर। अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे। बालकों का अभिवृद्धि एवं विकास, जैसा कि हम जानते हैं अभिवृद्धि का अर्थ क्या हुआ, अर्थात कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि को अभिवृद्धि करते हैं। जैसे हाथ पैर की लंबाई बढ़ना, ये क्या हुआ? अभिवृद्धि। अर्थात कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि जो होता है उसको हम अभिवृद्धि कहते हैं। और विकास के अंतर्गत सारे पक्ष आते हैं, शारीरिक, मानसिक, ठीक है। और जितने भी विकास होते हैं बालकों से संबंधित पहलुओं का, तो ये विकास अर्थात विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि आ जाएगा। अभिवृद्धि शब्द से केवल शारीरिक विकास इसका अर्थ होता है, और विकास शब्द से ये सारी चीज़ें, अभिवृद्धि भी इसमें समाहित हो जाएगा। तो हम बालकों का अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम आगे के वीडियो में अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।